हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। जिसका डर था वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सांसदों ने सियासी तबाही मचा दी है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर तानाशाही का खुला प्रदर्शन किया है और न सिर्फ राष्ट्रपति को बल्कि उनकी पत्नी को भी उनके बेडरूम से उठाया गया, उसे देखने के बाद अब अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ विस्फोटक आवाजें उठने लगी हैं और यही आवाजें धीरे धीरे एक बड़े तूफान का रूप लेती दिख रही हैं। ट्रंप से बार बार सवाल किया जा रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी भी देश के राष्ट्रपति को सीधे उठाकर रखने का दावा कैसे कर सकते हैं और उस देश पर कब्जे का ऐलान कैसे कर सकते हैं। और यही सवाल अब अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में गूंजने लगे हैं। अमेरिका समेत पूरी दुनिया में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये दावा किया कि उस देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दोनों उनके पास हैं और अब उस देश पर अमेरिका का शासन चलेगा। और यही बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर जोरदार आक्रोश देखने को मिल रहा है और अमेरिकी सीनेटरों ने ट्रंप प्रशासन पर सीधा हमला बोल दिया है, जहां सिर्फ डेमोक्रेटिक सीनेटर ही नहीं बल्कि रिपब्लिकन सीनेटर भी खुलकर ट्रंप की आलोचना करने लगे हैं। भारतीय मूल के कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने तो ट्रंप से कई चौंकाने वाले सवाल पूछे हैं और ये भी कहा है कि आज आपने जो किया है कल वही काम चीन ताइवान में कर सकता है और रूस यूरोप के बाकी देशों में कर सकता है, फिर आप उसे कैसे रोकेंगे। और इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जो ट्रंप के लिए परेशानी बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं। यही नहीं, न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने भी इस पूरे मामले पर ट्रंप को फोन लगाया और बातचीत में उन्होंने ट्रंप से क्या कहा इसका खुलासा भी किया गया है और इन तमाम घटनाओं ने इस विवाद को और ज्यादा गहरा कर दिया है। इन सभी खबरों पर आगे विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया ये देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह तानाशाही के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी तानाशाही को गर्व के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और दरअसल इसके अलावा वे कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि चुनाव में किए गए वादों में से कोई भी पूरा होता नहीं दिख रहा। न यूक्रेन युद्ध रुक पा रहा है, न अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी की हालत संभल पा रही है। अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाकर अमेरिका की हालत और बिगड़ चुकी है। ब्रिक्स देशों ने डॉलर की हेकड़ी निकाल दी है और यही सारा नजारा देखकर डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। जब उन्हें कोई ठोस सफलता नहीं मिल रही थी, तब उन्होंने कई दिनों तक भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का झूठा क्रेडिट लेने के लिए लगभग 50 बार बयान दिए और इसी बेचैनी के बीच अब वेनेजुएला में जो किया गया है उसे देखकर अमेरिका के अंदर ही उनके खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। लेकिन इसके बावजूद वो इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताने से पीछे नहीं हट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि ये काम सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। दुनिया में किसी भी देश के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को आधी रात बेडरूम में घुसकर सोते हुए दोनों को एक साथ उठा ले। और इसी बयान के जरिए वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि कई लोग अमेरिका को सबसे बड़ा आतंकी और गुंडा कहते हैं। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी लुटेरा और डकैत वाली छवि को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है और अमेरिका की असलियत भी खुलकर सामने आ गई है कि वो संसाधनों को लूटने के लिए क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करता आया है। दुनिया को कानून सिखाने वाला अमेरिका आज खुद कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पा रहा है और यही विरोधाभास इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना देता है। इस पूरे अपडेट पर हम लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि कई सारी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी कड़ी आपसे छूट न जाए। आप जानकर चौंक जाएंगे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति आखिरी समय तक अमेरिका के सामने गुहार लगा रहे थे और कह रहे थे कि हम अमेरिका की शर्तों पर चलने को तैयार हैं, हम अमेरिका से डील करने को मंजूर हैं, हम अमेरिकी कंपनियों को तेल देने के लिए भी तैयार हैं। और ये सारे बयान उन्होंने गिरफ्तार होने से ठीक पहले एक जबरदस्त इंटरव्यू में दिए थे। एक तरह से यह भी देखा जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका के सामने खुद सरेंडर कर दिया था, क्योंकि अमेरिका लगातार अपनी सैन्य शक्ति को देश के आसपास बढ़ाता जा रहा था और दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को जरा भी दया नहीं आई और उन्होंने अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए वेनेजुएला पर जोरदार हमला किया और सीधे राष्ट्रपति को पत्नी समेत उठा लिया। इंटरव्यू में वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे और गिरफ्तारी से पहले दिए गए ये सारे बयान अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनकी परतें धीरे धीरे खुलती दिख रही हैं। वीडियो में आगे कई सारी दिलचस्प जानकारियां सामने आएंगी, जिन्हें सुनकर कोई भी हिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें
और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले देखते हैं कि वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन के बाद कैसे ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में आंधी तेज हो गई है। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दक्षिण अमेरिका के इस देश की राजधानी कराकस में रात के अंधेरे में धमाकों की गूंज सुनाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये दावा किया कि इस कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर भेज दिया गया है। यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि महीनों की सैन्य तैयारी के बाद किया गया कदम माना जा रहा है। कराकस के ऊपर हेलीकॉप्टर, आग के गोले और काले धुएं ने यह साफ कर दिया कि यह सीमित कार्रवाई नहीं थी। इस सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका के भीतर ही राजनीतिक भूचाल आ गया। सीनेट के विदेश संबंध समिति के सदस्य ब्रायन शेट्स ने सीधे ट्रंप प्रशासन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में अमेरिका के कोई ऐसे राष्ट्रीय हित नहीं है जो युद्ध को सही ठहरा सके। उन्होंने इसे एक और गैर जिम्मेदार सैन्य साहसिक कदम बताया। डेमोक्रेटिक सीनेटर रुबेन गैलेगो ने इस युद्ध को अवैध करार दिया और इसे अपने जीवन का दूसरा अनुचित युद्ध बताया। रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने भी संवैधानिक आधार पर इस कार्रवाई पर संदेह जताया और कहा कि युद्ध की घोषणा या सैन्य अनुमति के बिना यह कदम गंभीर सवाल खड़े करता है। वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई पर न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधा है। ममदानी ने कहा कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बात की। उन्होंने एक संप्रभु राष्ट्र पर इस एक तरफा हमले को युद्ध का कृत्य करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेनेजुएला की स्थिति और मादुरो की गिरफ्तारी के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए ममदानी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को फोन किया और इस कृत्य के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने के लिए उनसे सीधे बात की। ममदानी ने कहा, मैंने अपना विरोध दर्ज कराया, मैंने इसे स्पष्ट कर दिया और बात वहीं खत्म हो गई। उन्होंने ट्रंप की प्रतिक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ये असाधारण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में ममदानी के शपथ ग्रहण के ठीक 2 दिन बाद सामने आया है। ममदानी ने कहा कि सत्ता परिवर्तन का खुला प्रयास न्यूयॉर्क वासियों को प्रभावित करता है, जिनमें शहर में रहने वाले वेनेजुएला वासी भी शामिल हैं। नए मेयर ने एक बयान में कहा, किसी संप्रभु राष्ट्र पर एक तरफा हमला युद्ध का कृत्य है और संघीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस बीच प्रतिनिधि सभा की खुफिया मामलों की स्थायी चयन समिति के वरिष्ठ सदस्य कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि हालांकि मदुरो एक अवैध तानाशाह हैं जिन्होंने वेनेजुएला की जनता को भारी पीड़ा पहुंचाई है, लेकिन ये वास्तविकता किसी भी राष्ट्रपति को कांग्रेस की अनुमति के बिना सैन्य बल का प्रयोग करने का अधिकार नहीं देती है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि कांग्रेस की अनुमति के बिना कार्य करके और सार्वजनिक रूप से एक अन्य संप्रभु राष्ट्र पर अमेरिकी नियंत्रण का दावा करके राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पद की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान में शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा के लिए तुरंत जवाब देना चाहिए, ये खुलासा करना चाहिए कि क्या कोई हताहत हुआ है और कांग्रेस को तुरंत और पूरी जानकारी देनी चाहिए। कृष्णमूर्ति ने कहा, राष्ट्रपति ने अब घोषणा कर दी है कि अमेरिका वेनेजुएला का संचालन करेगा, जिससे देश अनिश्चित काल के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। न तो अमेरिकी जनता और न ही कांग्रेस ने इस कदम का समर्थन किया है। बल का ये प्रयोग और नियंत्रण का दावा कानून के शासन को कमजोर करता है, मॉस्को और बीजिंग को अन्य क्षेत्रों में भी अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और अंततः अमेरिकियों को असुरक्षित बनाता है। हमले के दौरान कराकस के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। फुएर्ते त्यूना और ला कार्लोटा एयरफील्ड पर बमबारी की खबरें सामने आईं। लगभग 1.5 घंटे तक शहर के ऊपर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर मंडराते रहे। आम नागरिकों ने आसमान में तेज रोशनी और विस्फोटों के वीडियो बनाए। लोगों की आवाज़ों में डर साफ सुनाई दिया। राजधानी कराकस में अचानक छा गया सन्नाटा ये बताने के लिए काफ़ी था कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला सरकार पर नार्को स्टेट चलाने का आरोप लगाता रहा है। वॉशिंगटन का दावा है कि मदुरो प्रशासन ड्रग तस्करी और आतंकी गिरोहों के साथ काम करता है। इसी आधार पर अमेरिकी नौसेना ने पहले भी समुद्र में कई जहाज़ों पर हमले किए थे और तेल टैंकर जब्त किए थे। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के तेल पर कड़ा दबाव बनाया और प्रतिबंधों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वेनेजुएला पर यह हमला अब सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं रहा। लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक प्रतिक्रिया तेज हो रही है। अमेरिका के भीतर ही उठी असहमति की आवाज़ें ये संकेत दे रही हैं कि ये युद्ध लंबे समय तक राजनीतिक विवाद का कारण बनेगा। वेनेजुएला में राष्ट्रीय आपातकाल जैसे हालात बन चुके हैं।
साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जान लेते हैं कि गिरफ्तार होने के ठीक पहले अपने आखिरी इंटरव्यू में वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिका को क्या ऑफर दिया था। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो का आखिरी इंटरव्यू अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। उसी इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका को भाई देश कहा था। उन्होंने खुले शब्दों में कहा था कि अगर अमेरिका ड्रग तस्करी के खिलाफ गंभीर बातचीत चाहता है तो वेनेजुएला हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है। यह इंटरव्यू सरकारी चैनल टेलीस्वर को दिया गया था। इंटरव्यू के ठीक 48 घंटे बाद हालात पूरी तरह बदल गए। कराकस से लेकर मिरांडा अरागवा और ला गुएरा तक धमाकों की आवाजें गूंजी। रात के अंधेरे में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले हुए। दुनिया ने देखा कि कूटनीति की भाषा अचानक बारूद की गंध में बदल गई। मादुरो ने उस बातचीत में कहा था कि अमेरिका और वेनेजुएला के हित कई मामलों में एक जैसे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अमेरिका तेल में निवेश चाहता है तो वेनेजुएला उसके लिए तैयार है। शब्दों में नरमी थी और लहजे में भरोसा था। लेकिन उसी भरोसे के कुछ ही घंटे बाद अमेरिकी कार्रवाई ने पूरे लैटिन अमेरिका को हिला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हवाई हमले हुए। फुएर्ते त्यूना सैन्य अड्डा और ला कार्लोटा एयरफील्ड निशाने पर रहे। अमेरिका ने दावा किया कि यह कार्रवाई मादुरो पर लगे ड्रग तस्करी के आरोपों के कारण की गई। अमेरिका का कहना है कि कोकीन को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह हमला किसी एक रात की कहानी नहीं था। महीनों से वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाया जा रहा था। तेल पर रोक की बातें हुई, जहाजों पर हमले हुए, समुद्र में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी बढ़ी। 100 से ज्यादा तेल टैंकरों पर प्रतिबंध लगाए गए। अमेरिका ने साफ संकेत दिया कि वो वेनेजुएला की सत्ता और संसाधनों को अपने हिसाब से नियंत्रित करना चाहता है। मादुरो ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि अमेरिका डर और धमकी के जरिए खुद को थोपना चाहता है। उस बयान की गूंज अब सच्चाई जैसी लगने लगी है। हमलों के बाद मादुरो कहां है यह साफ नहीं है। अमेरिकी सेनेटरों के बयान आ रहे हैं, मुकदमे और ट्रायल की बातें हो रही हैं। वेनेजुएला सरकार जीवन के सबूत मांग रही है। दुनिया देख रही है कि एक इंटरव्यू से गिरफ्तारी तक का सफर कितना छोटा था। यह घटना सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि वैश्विक राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी के बीच की दूरी बहुत कम रह गई है। शब्दों से शुरू हुई कहानी मिसाइलों पर खत्म होती दिख रही है। अब समय है आज की एक्स्ट्रा न्यूज की। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अब मलेशिया ने बच्चों की सोशल मीडिया दुनिया पर सीधा ब्रेक लगाने का मन बना लिया है। 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने की तैयारी है। सरकार का तर्क साफ है, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन स्कैम और यौन शोषण से बच्चों को बचाना पहली जिम्मेदारी है। मलेशिया के संचार मंत्री फाहमी फजील के मुताबिक कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार, रेगुलेटर और माता पिता मिलकर इंटरनेट को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, किक और ट्विच जैसे प्लेटफॉर्म पर सख्ती का ऐलान कर चुका है। दिसंबर 10 से वहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट हटाए जाएंगे। इस फैसले के बाद दुनिया भर में बहस तेज हो गई है। समर्थकों का कहना है कि स्क्रीन एडिक्शन, ग्रोमिंग और मानसिक दबाव से थोड़ी भी राहत मिलती है तो कदम सही है। वहीं यूनिसेफ को डर है कि कई किशोर ऑनलाइन समुदायों से कट सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ उम्र की पाबंदी से एल्गोरिदम और हानिकारक कंटेंट की जड़ पर चोट नहीं होती। प्राइवेसी एक्सपर्ट्स को पहचान और बायोमेट्रिक डेटा के दुरुपयोग का खतरा दिख रहा है। खास बात यह है कि यूट्यूब किड्स, गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप को इस दायरे से बाहर रखा गया है। डेनमार्क भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर ऐसी ही रोक की तैयारी में है। साफ है कि डिजिटल आजादी और सुरक्षा के बीच संतुलन अब सरकारों की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है।